हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विंग को वांग जी के बारे में पता चला कि वांग जी एक ईमा है और साथ ही वांग जी का जेलसी भी। जब भी वो विंग को किसी और के साथ देखता तो उसे जेलसी होती। वांग जी समझ नहीं पाया था कि आखिर उसे हो क्या रहा है, वो क्यों इस लड़के को देखता है किसी और के साथ तो उसे जेलसी फील होती है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो विंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। वो विंग से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, बट उससे हो ही नहीं पा रहा था। बार बार उसकी नज़र विंग पे ही जा रही थी। अब तो उनका दिन एक साथ ही बीतने लगा, क्योंकि वो लोग युद्ध एक साथ करते, प्रैक्टिस एक साथ ही करते, पढ़ाई एक साथ करते, खाना एक ही साथ खाते, जिस वजह से वांग जी का हर टाइम मुलाकात विंग से होता रहता। विंग चुलबुला, विंग सबसे बातें करता और ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आती थी। वो विंग को अपने पास रखना चाह रहा था, बट किस हक से? वो तो विंग को जानता भी नहीं ढंग से। आखिर उसे ये क्या हो रहा है, वांग जी समझ नहीं पा रहा था। पहले विंग जब उसके पास आया था पहली दिन, तब उसे कहीं खुशी महसूस हुई थी, बट जब से उसने विंग को डांटा था तब से विंग उसके पास आना बंद कर चुका है। इससे वांग जी को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। पहले जैसा विंग उसके पास क्यों नहीं आता? हाँ, कुछ ही पल के लिए ही सही, बट विंग ने उससे बात तो की थी। वो बात वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट उसका वही रूड बर्ताव के कारण उसने विंग से अच्छे से बात नहीं की थी। और अभी वो चाहता था कि विंग उससे बात करे, बट वो ये बात बोल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अब 2 दिन हो चुके थे, ऐसे ही वांग जी का कंडीशन था। वांग जी पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो विंग को किसी और के साथ देखता वो चिड़चिड़ा जाता था, उसे गुस्सा आ जाया करता था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। बट लैन सीजन बड़े अच्छे से समझ रहे थे अपनी भाई की कंडीशन। उन्हें डाउट तो हो रहा था कि वांग जी कहीं ना कहीं इस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट उन्हें डाउट भी था क्योंकि वांग जी एक बीटा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी, बट उन्हें लगा कि शायद तक वांग जी को बीटा में इंटरेस्ट आ गया होगा, इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए वांग जी के पास जाते। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ वांग जी, तुम परेशान लग रहे हो आजकल मुझे। ये सुनकर वांग जी चुप हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो क्या बोले कि उसे जेलेसी फील होती है इस लड़के को देखकर, मतलब इस लड़के को किसी और के साथ देखकर उसे जेलेसी फील होती है, जबकि वो उस लड़के को ढंग से जानता भी नहीं। उसे मतलब उसका नाम भी ढंग से नहीं पता और वो उस लड़के के लिए जेलस फील करता है। वो कैसे बताए अपने गगा को? इसीलिए वो कह देता है कि कुछ नहीं गगा, वो बस थोड़ा सा प्रेशर है। ये सुनकर सीजन कंफ्यूज थे। प्रेशर? वो कहते हैं तुम्हें किस बात का प्रेशर है? ये सुनकर वांग जी कहता है वो मैं, बट वो आगे कुछ नहीं कह पाया, जिसे देखकर हल्का सा सीजन मुस्कुराते हैं और वांग जी के शोल्डर पे वो हल्का सा हाथ रखते हुए कहते हैं तो मुझे तुम्हारा प्रेशर दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी कहता है क्या? ये सुन सीजन हल्का सा मुस्कुराते हैं, एक टिच वाली स्माइल देते हैं, जिसे वांग जी देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि उसके गगा ऐसा कभी स्माइल करते नहीं थे। बड़ा ही वियर्ड लगा था वांग जी को। वांग जी अपने गगा को देखता है, उसके गगा कहते हैं तुम युद्ध में और पढ़ाई में ज़्यादा ही फोकस किए हुए हो, ज़्यादा दोस्त नहीं है तुम्हारी, दोस्त ही नहीं है तुम्हारी, इसी कारण तुम अभी डिप्रेशन में हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुल कर जियो और उसके लिए तुम्हें दोस्ती करना पड़ेगा। तुम दोस्ती बन तुम दोस्त बनाओगे नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा पार्टनर तुम्हारा हो जो तुम्हें खुश रहना सिखाए। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज थे कि उसके गल कहना क्या चाहते हैं। सीजन कहते हैं फिक्र मत करो, कुछ टाइम में तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम में ही उनकी क्लासेस होती है। सिचन उनकी क्लासेस ले रहे थे, क्योंकि सिचन हमारे सेनापति जो है, तो वो सभी को अपने ज्ञान की बातें बता रहे थे। हमारे सिचन का सभी को पढ़ा रहे थे। विंग की फिर से वही आदत, उसको पढ़ते हुए नींद आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा जम्हाई लेने लगता है।
जिसे देखकर सीजन हल्का सा स्मक करते हैं और फिर वो विवुशान के सामने आकर हल्का सा गुस्से भरे टोन में कहते, वीमो। ये सुनकर विंग हल्का सा हिचक गया था, थोड़ा सा डर गया था क्योंकि सीजन ने बहुत जोर से कहा था। विंग जो अभी नींद में था अचानक ही झटके से वो खड़ा हो जाता है और कहता है, जी 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 मास्टर। ये सुनकर सीजन कहते हैं, मैंने तुम्हें कल भी वार्निंग किया था ना कि तुम मेरे क्लास में ऐसे झपकियां नहीं ले सकते हो। क्या तुम्हारा नींद पूरा नहीं होता है जो तुम यहाँ सोते रहते हो? अगर तुम यहाँ पर क्लासेस में ध्यान नहीं दोगे तो तुम आगे कैसे परफॉर्म करोगे? डीमन से कैसे युद्ध करोगे? तुम्हें ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, मास्टर। ये बोलकर वो हल्का सा पपी फेस बनाता है, बट सीजन इस बार पिघलते नहीं, या कहूँ तो वो पिघल कर भी वो एक्टिंग करते हैं और कहते हैं, विभूषण ढंग से खड़े रहो। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम यहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने आए हो। यहाँ पर ये सब हरकतें नहीं कर सकते तुम। यहाँ पर सीरियस काम चल रहा है, सीरियस पढ़ाई चल रहा है और तुम बच्चों के जैसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारा बच्चों जैसा बर्ताव हमारे काम नहीं आने वाला है। अगर तुम्हें बेस्ट कल्टीवेटर बनना है तो तुम्हें दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी, दिल लगाकर अपना कल्टीवेशन करना होगा। बट अगर तुम कल्टीवेशन का मेन हिस्सा भी नहीं कर पाओगे, छोटी सा हिस्सा भी नहीं कर पाओगे, तो तुम क्या डीमन के सामना कर पाओगे? तुम्हें अच्छा कल्टीवेटर बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले तो तुम्हें मेडिटेशन करना होगा, हमारे रूल पढ़ने होंगे। इसीलिए तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम 500 बार हमारे रूल्स को कॉपी करोगे। ये सुनकर विंग शॉक, 500 बार? यहाँ की रूल भी 3000 है। हाँ, यहाँ के रूल 3000 है। असल में यहाँ पर सभी क्लैन के लोग हैं, बट मैंने पहले ही बताया था, हर एक महीने एक एक क्लैन के लीडर वहाँ आते हैं और वही उनको अपना प्रतिभा बताते हैं, अपना कल्टीवेशन सिखाते हैं। और इस बार सिचन की बारी थी, यानी कि लैन क्लैन की बारी थी। हमारे सिचन का पहले से ही एक सैक लीडर है और साथ में सेनापति भी है, तो उनको इस बार पूरा जिम्मेदारी उठाना पड़ा था। और जब भी लैन क्लैन की बारी आती है तो लैन क्लैन के हिसाब से उनको चलना पड़ता है, यानी कि लैन क्लैन के 3000 रूल को भी उन लोगों को बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है। और इसीलिए तो लैन क्लैन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और अभी विंग ये जब सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक था। वो सिचन से प्लीड करने लग गया कि नहीं ना, वो बहुत ज़्यादा ही होता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। बट सिचन इस बार थोड़े से गुस्से में आ गए। वो कहते हैं, मो, तमीज़ से, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और साथ में तुम्हारा मास्टर भी। तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम अगर मेरी बात को काटोगे तो मैं तुम्हें जो 500 बार लिखने को दिए हैं मैं उसे बढ़ा दूंगा। ये सुनकर भी डर गया था, 500 बार लिखना ही बहुत बड़ी बात है। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूँगा, प्लीज़ बढ़ाना मत। ये सुनकर सीजन मुस्कुराते हैं और कहते, ठीक है, बट मैं तुम पे नरमी नहीं बरतूंगा। तुम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो, बहुत ज़्यादा ही रूल को ब्रेक करते हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बिना कंप्लीट किए हुए यहाँ आओ। पर तुम पे मुझे ध्यान भी रखना होगा, इसीलिए मैं वांग जी को ये काम सौंपता हूँ। वांग जी। ये सुनकर वांग जी खड़ा होता है। सीजन वांग जी को देखते हुए कहते, वांग जी, जब तक मास्टर मो अपना पूरा का पूरा रूल कॉपी नहीं करते हैं तब तक तुम मास्टर मो के साथ ही रहोगे। उनका पूरा जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनको पढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनको रूल कॉपी करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, रूल के हिसाब से रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मो पूरी तरीके से अपने रूल को कॉपी नहीं कर लेता तब तक तुम उस पर ध्यान रखोगे और ये पूरा कंप्लीट करने तक तुम्हें इसे पूरा रूल सिखाना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें इसे एक पूरा कल्टीवेटर अच्छे से बनाना पड़ेगा, इसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर वांगजी एक पल के लिए शौक था उसके गगा के बातों से, बट उसने अपना सर हिला दिया था। वही विंग शॉक हो गया था, क्या उसे इस खड़ूस के साथ रहना पड़ेगा? वो बहुत ज़्यादा शौक था, बट अचानक ही उसके दिमाग में कुछ बातें हिंट होती है। वाओ, ये तो अच्छा हुआ। वो भी चाहता था कि वो वांगजी से युद्ध कला सीखे,
अब तो वो युद्ध कला सीखेगा वांग जी से। वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग गया। वो कहते हैं ओके ओके मैं करूँगा। ये सुनकर सीजन विंग को देखते हैं और कहते हैं ओके तो आज से ही जाओ तुम लाइब्रेरी में अपना रूल कॉपी करो और वांग जी तुम इसके साथ रहो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर वो अपना सर हाँ में हिला देता है। उसे एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। वो अपने गगा को थैंक यू बोलना चाहता था, गले लगाना चाहता था। उसके अंदर एक अलग सी खुशी थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो खुश क्यों है। बट फिर वो अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी कोल्ड फेस के साथ विंग को कहता है मेरे पीछे पीछे चलो। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और वो वांग जी की एक्टिंग करते हुए कहते हैं मेरे पीछे पीछे चलो। खड़ूस कहीं का। ये बोलकर वो वांग जी के पीछे पीछे चलने लग गया था। वही सिचैन अपने मन में हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं वांग जी मैं बस तुम दोनों के लिए इतना ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई खुश रहे। मेरे भाई की लाइफ में कोई आए जो उसकी लाइफ को हरा भरा बनाए, उसकी लाइफ को खुशियों से भर दे। और शायद तक मोह ही है जो तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ला सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद तक तुम मोह को पसंद करते हो बट बोल नहीं पाते। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम मोह के साथ टाइम बिताओगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग आएगी और कम से कम तुम उसे बोल तो पाओगे। और अगर तुम उसे बोल नहीं पाए तो कम से कम अपना तो समझ जाओगे कि आखिर तुम मोह को पसंद करते हुए कि नहीं। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम खुद ब खुद एक अजीब से कश्मकश में हो। तुम जानना चाहते हो कि तुम आखिर मोह के लिए क्या फील करते हो और मैंने बस छोटा सा काम किया है। अब बाकी का काम तुम्हारी जिम्मेदारी वांग जी। ये बोलकर वो फिर सभी स्टूडेंट को सिखाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी लाइब्रेरी पहुंचता है। वहीं विंग भी उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी जाता है। वांग जी एक जगह पे आके बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी इशारा करता है कि सामने बैठ जाओ। ये सुनकर विंग अपना फेस बनाता है। ऐसा नहीं कि फोटो को वो हल्का सा मोड़ ले और नाक से हल्का सा टिका दे। वो वाला फेस बनाकर वो हल्का सा नाक सिकोड़ता है और फिर वो गुस्से में आकर वांग जी के सामने वाली टेबल पे बैठ जाता है। फिर वांग जी कहता है रूल को कॉपी करो। तुम रूल को कॉपी किए बिना यहाँ से उठ नहीं सकते। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को नैरो करता है। खड़ूस कहीं का। बट वो क्या करे उसे ये करना पड़ेगा इसीलिए वो करना स्टार्ट करता है। बट एक बार लिखने पर ही विंग के हाथ दर्द हो गए थे। यानी कि वो एक बार भी 3000 रूल को कॉपी करना था। विंग का तो हाथ ही दर्द हो गया था। बट वो रुकता तो वांगजी उसे घूरता था जिसे देखकर फिर विंग अपना कॉपी करना स्टार्ट कर देता था। विंग कहता है बाप रे मैं इस खड़ूस के पास क्यों फंस गया। मास्टर सिचन ने मुझे इस खड़ूस के पास क्यों बैठा दिया। ये बोलकर वो हल्का सा पाउट बनाता है। बट वो क्या करे इसीलिए वो चुपचाप कॉपी करने लगता है। बट उसका जो फनी फनी फेस था, जो विंग रिएक्शन दे रहा था, बार बार वांग जी की नज़र विंग पर ही जा रही थी और खासकर उसके होठों पे। कैसे विंग अपने होठों को बना रहा है, कैसे वो पाउट बना रहा है, कैसे वो बड़बड़ा रहा है, कैसे वो पेन को अपने होठों के पास लेकर कुछ सोच रहा है। ये सब चीज़ें वांग जी देख रहा था और वांग जी की नज़र बार बार विंग के होठों पे जा रही थी। कैसे विंग अपने होठों को बाइट कर रहा है, ये देखकर वांग जी का खून उबाल मार रहा था। वो चाहता था उसके अंदर एक वाइल्ड सा इमेजिनेशन पनपने लग गया। वो विंग को देखते देखते ही अचानक खड़ा होता है और धीरे धीरे करके वो विंग के पास आता है। विंग अपने रूल लिखने में बिजी था इसीलिए वो जान नहीं पाता कि वांग जी उसके बहुत करीब आ गया है। जब धीरे से विंग को फील होता है कि कोई तो है जो उसे बहुत ज़्यादा इंटेंस नज़रों से देख रहा है और बहुत ज़्यादा ही उसके करीब है, तो विंग धीरे से अपना सर ऊपर उठाता है और जैसे वो अपना सर ऊपर उठाता है उसके सामने वांग जी था। इतना हॉट। वांग जी को देखते ही विंग का गला सूखने लग गया था। वो उसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है बट अचानक ही वांग जी उसके ऊपर झपक पड़ता है। वो उसे रफली किस करने लगता है, उसके होठों को वो सक करने लगता है, उसके होठों को बाइट करने लगता है। विंग तो सदमे में था कि ये क्या चल रहा है। वो क्या कर रहा है। विंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है
और वो उसे उसके सर के ऊपर पिन कर देता है। विंग शॉक था, वो अपने आप को छटपटाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी था जो वहीं जमीन पर ही उसे लिटा कर ब्रूथली किस किए जा रहा था। वो हल्का सा भी विंग को मूव होने नहीं दे रहा था, बस वो ब्रूथली ब्रूथली उसके होठों को किस किए जा रहा था, वो उसके होठों को सक किए जा रहा था, उसके मोल को लिक किए जा रहा था, वो उसके जूसी से लिप्स को बाइट किए जा रहा था। साथ ही वो एक हाथ से विंग के बॉडी को भी टच किए जा रहा था, अपनी बॉडी से उसे मसल रहा था। विंग बहुत ज़्यादा सदमे में था। जैसे ही उसे फील होता है कि उसके अब सांसें नहीं आ रही, वो और भी ज़्यादा ही छटपटाता है। वो वांग जी को अपनी आंखों से इशारा करता है कि प्लीज छोड़ दो, मैं सांसें नहीं ले पा रहा हूँ। तब जाकर वांग जी उसे छोड़ता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वहीं वांग जी भी बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अभी भी उनके होठों से निकला हुआ लार एक दूसरे के होठों से लगा हुआ था। वो दोनों ही बहुत ज्यादा ही अभी सेक्सुअली अराउज लग रहे थे। वांग जी जब विंग को देखता है तो उसका हार्मोन्स और भी ज्यादा ट्रिगर हो रहा था। वो चाहता था कि वो अभी ही विंग को रौंद दे अपने नीचे, वो उसे बहुत ही ब्रूथली अपने नीचे मसल दे। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ही विंग की आवाज आती है, राजकुमार लैन। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। विंग कहता है, राजकुमार लैन सुनो ना, कहाँ खोए हुए हो। ये सुनकर वांग जी अपने इमेजिनेशन से बाहर आता है। वो शॉक हो गया था क्योंकि ये सब वांग जी सपना देख रहा था। बैठे बैठे ही वो विंग के लिए इतना वाइल्ड सपना देख रहा था। वांग जी शॉक था, वो समझ ही नहीं पाया। 2 सेकंड तो वो सदमे में था कि वो क्या सोच रहा था। फिर से विंग की आवाज आती है, राजकुमार नैन। ये सुनकर वांग जी की नजर ऊपर जाती है क्योंकि विंग उसके सामने खड़ा हुआ था। विंग कहता है, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ, आप कहाँ खोए हुए हो, देखो मैंने कंप्लीट कर लिया। ये बोलकर विंग बनी सा स्माइल देकर अपनी कॉपी वांग जी की तरफ बढ़ाता है। वांग जी तो पहले विंग को देखे जा रहा था, फिर उसके होठों को। जब उसके होठों को वो देखता है तो उसे अपना वाइल्ड सपना याद आता है, जिसे याद करते ही वांग जी अपनी नजरें चुरा लेता है और फिर वो विंग से वो किताब ले लेता है। वो विंग को देखना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जल्दी से वो किताब खोल कर विंग के रूल्स को चेक करने लग जाता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, अचानक ही उसके फोटो में एक नॉटी सा स्माइल आ जाता है क्योंकि विंग वांग जी के लिए कुछ सरप्राइज प्रिपेयर किया हुआ था। वांग जी को जो पता ही नहीं था। वांग जी बस नॉर्मली रूल को चेक किए जा रहा था, बट अचानक ही जैसे वो लास्ट पेज को ओपन करता है, वो शॉक हो गया था क्योंकि उसके बीचों बीच में विंग ने बहुत ही प्रीटी सा वांग जी का एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ था। असल में वांग जी जो अभी लिख रहा था, पढ़ रहा था, या क्या बोलूं, वो तो विंग के सपनों में खोया हुआ था। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसने अपने एक हाथ को अपनी ठुड्डी पे रखा हुआ था और दूसरे हाथ को उसने किताबों पे रखा हुआ था और वो बस एक पेन को उस पे चलाए जा रहा था, बट उसका पूरा ध्यान विंग के ऊपर था और वो सोच में पड़ा हुआ था, उसी सपने में खोया हुआ था। तब विंग ने वांग जी का ये पोर्ट्रेट बनाया हुआ था क्योंकि इस टाइम वांग जी बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। वांग जी जब ये चीज़ देखता है कि विंग ने उसके पोर्ट्रेट को कितना सुंदर बनाया है, तो वांग जी तो बस उसे देखता रह गया था। तभी विंग उसके बहुत करीब आ जाता है क्योंकि उसने वांग जी के होठों में एक छोटा सा स्माइल जो देखा था, वो उसे अच्छे से देखना चाहता था कि क्या सच में ये खड़ूस इंसान, ये खड़ूस सा बूढ़ा स्माइल भी करता है। ये देखने के लिए, ये जानने के लिए वो वांग जी के बहुत करीब आता है। वो वांग जी के इतने करीब था कि उसके सांसें भी वांग जी को महसूस हो रही थी। तभी धीरे से विंग कहता है, ओह माय गॉड, आप मुस्कुराते भी हो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, बट जैसे ही उसकी नज़र ऊपर होती, हल्की सी ऊपर होती है, उसका फेस विंग के बहुत करीब आ गया था। फिर से उसकी निगाहें विंग के होठों पे आ जाती है। जैसे ही वांग जी विंग के होठों को देखते हैं, अचानक ही उसे फिर से वो वाइल्ड इमेजिनेशन याद आता है। वांग जी झटके से विंग को अपने आप से दूर करता है क्योंकि वो अपना इमोशन, अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था, नहीं तो क्या,
वो विंग के साथ अभी कुछ गलत कर बैठता। वांग जी गुस्से में वहाँ खड़ा होता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी, मैंने तुम्हें रूल कॉपी करने को कहा था, ना कि ये सब करने के लिए। कितना गंदा बना है ये बोलकर वो उस किताब के उसी पन्ने को जिसमें विंग ने वांग जी का पोर्ट्रेट बनाया हुआ था, वो उसे फाड़ देता है। विंग शॉक हो गया था। वांग जी उसे फाड़ कर अपने हाथों में वो पूरा मसल देता है और दूर में फेंक देता है। इससे विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कितने प्यार से वांग जी के लिए पोर्ट्रेट बनाया था, बट वांग जी ने उसके टैलेंट की कद्र नहीं की। हल्का सा उसे थैंक यू कह देता, हल्का सा वो मुस्कुरा देता। उसने विंग को डांट दिया। विंग कहता है, आप कितने गंदे हो, मैंने कितनी मेहनत की थी उसके ऊपर। ये बोलकर वो उसकी तरफ जाने वाला था, बट वांग जी कहता है, मेहनत जिसके ऊपर करनी चाहिए तुम उसके ऊपर कर नहीं रहे हो। हमने कहा था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, ना कि ये सब करना है। सच में तुम्हें कल्टीवेटर बनने लायक भी हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कल्टीवेटर बनने लायक हो। जाओ घर में बैठो और वहाँ पर ये सब करते रहना, पोर्ट्रेट बनाना और घर के काम करना। तुम ना एक ओमेगा ही जैसे हो। एक ओमेगा जैसे घर में काम करता है, तुम भी वैसे ही हो। घर में चुपचाप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनकर, अपने फेस में घूंघट डालकर यही सब करते रहो। कल्टीवेशन तुम्हारे काम के नहीं है। जाओ घर वापस जाओ। एक बीटा होकर भी एक ओमेगा जैसा काम करते हो। तुम्हें अगर कल्टीवेशन करनी ही नहीं है तुम यहाँ आए ही क्यों हो? फालतू में हमारा टाइम पास मत करो। हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं, तुम जैसे मूर्खों को सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम उन्हें सिखाते हैं जो सच में सीखना चाहते हैं। हम उन्हें काम करवाते हैं, हम उन्हें कल्टीवेशन सिखाते हैं जो सच में डीमन से लड़ना चाहते हैं। बट मुझे तो लगता है कि तुम ये करना ही नहीं चाहते हो। तुम बस यही टाइम पास करने आए हो। सच में तुम जैसा लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर वांग जी विंग के गुस्सा करता है। वही विंग उसे बहुत बुरा लगता है वांग जी की इन बातों से। उसने तो बस एक छोटा सा पेंटिंग ही बनाया था ना वांग जी का। उसे इतना ज़्यादा डांटने की क्या ज़रूरत थी वांग जी को? विंग के आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और साथ ही उसे गुस्सा भी आता है। उसे इस बात पे गुस्सा आया कि वांग जी ने उसे बोला कि ओमेगा के जैसे जाके घर में बैठो। क्या वांग जी के लिए ओमेगा सिर्फ घर में बैठने के लिए होते हैं? वांग जी को देखकर विंग गुस्से में कहते हैं, सच में आप कितने कोल्ड हार्टेड हो, कितने हार्टलेस इंसान हो। मैंने तो बस पेंटिंग ही बनाई थी, इसमें इतना क्या सुनाने की ज़रूरत थी? और आपके कहने का मतलब क्या था कि ओमेगा के जैसे घर पे बैठो? यहाँ पर ओमेगा भी कोई वीक नहीं होते, समझ गए ना आप? ओमेगा भी पावरफुल होते हैं। ओमेगा कितना पावरफुल होता है, आपसे भी पावरफुल होता है ओमेगा। एक दिन ओमेगा ही आपको कंट्रोल करेगा, देख लेना। ये बोलकर विंग गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। वहीं वांग जी जब विंग रोते हुए ये सब बोलकर भागा था ना, तब उसे एहसास हुआ था कि शायद तक उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। वो तो बस विंग को अपने आप से दूर करना चाहता था, अपने इमोशन से लड़ रहा था। क्योंकि जब भी वो विंग को देख रहा था उसे वाइल्ड इमेजिनेशन आ रही थी, तो उसने बस अपने आप को शांत करने के लिए अपने गुस्से को उसने विंग के ऊपर उतार दिया था। वो अपने आप को ही थप्पड़ मारना चाहता था। वो अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये बोलकर वो विंग को देखता है जो अभी अभी भागा है। वांग जी विंग के पीछे जा नहीं सकता क्योंकि वो उसकी आदत नहीं है, इसीलिए वो वहीं पर ही एक पल के लिए खड़ा रहता है और फिर धीरे से उसकी नज़र उसी तरफ जाती है जिस तरफ उसने उस पेज को फेंका हुआ है। वांग जी धीरे धीरे से उस पेज की तरफ बढ़ता है और धीरे से वो उस पेज को उठाता है। वो जिसको उसने बिगाड़ दिया था वो उसे अच्छे से खोलता है। उसमें उसका बहुत ही सुंदर सा पेंटिंग था जिसे देखकर वांग जी के होठों में एक हल्का सा मुस्कुराहट आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं पागल हो गया हूँ। मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ जिस वजह से मैंने तुम पे गुस्सा निकाल दिया। ठीक है, बाद में मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से उस किताब को लेकर चला गया था और साथ में उसने उस पेंटिंग को भी अपने पास ही रख लिया था। अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। वांग जी भी अपने के साथ ही बैठा हुआ था, बट उसकी बार बार नज़र विंग के टेबल की तरफ जा रही थी। वो
जानना चाहता था कि विंग कहाँ है, क्योंकि अभी तक विंग आया नहीं। यहाँ तक कि उसके दोनों दोस्त भी नहीं आए हैं, यानी कि नी हुसैन और शुयांग भी वहाँ पास नहीं आए हैं। वांग जी की नज़र बार बार वहीं जा रही थी, जिसे देखकर सिचेन पूछता है, वांग जी क्या हुआ? ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए शांत था। सिचेन कहते हैं, क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, मुझसे गलती हो गई गगा, मैंने उसे डांट दिया, वो रो रहा था। ये सुनकर सीजन कहते, डांट दिया? बट क्यों? क्या हुआ था? ये सुनकर वांग जी कुछ बता नहीं पाया। वो क्या बताता कि वो विंग के लिए वाइल्ड इमेजिनेशन सोच रहा था और जिसे दूर करने के लिए उसने विंग पे ही चिल्ला दिया। वो क्या बताता, वो ये नहीं बता सकता था। इसीलिए वो कहता है, मेरी गलती थी, मैंने ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। मैं ये बोलकर वो शांत हो जाता है। सीजन उसके कंधे पे हाथ रखते और कहते हैं, परेशान मत हो विभूषण, शायद इस बात को दिल पे नहीं लेगा, देख लेना वो चुलबुलाते हुए आ ही जाएगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, सच में ना? ये सुनकर सीजन अपना सर हाँ मिलाते और कहते हाँ, और उनके बोलते ही हमारा विंग चुलबुलाते हुए अपने दोस्तों के साथ वहाँ एंट्री लेता है। उसके दोस्त विंग को मनाने गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि विंग के साथ हुआ क्या है। बट जैसे ही उनको पता चला कि विंग खाना खाने नहीं आया, तो वो सीधा ही अपने रूम पे गए थे, क्योंकि वो तीनों ही एक रूम पे रहते हैं। उन्होंने विंग से पूछा कि क्या हुआ है। पहले तो उन्होंने मतलब वी ने कुछ बताया नहीं। फिर जब बार-बार उन्होंने पूछा, तब विंग ने बता दिया कि उस खड़ूस से कोल्ड अंकल ने उसे डाँट दिया। यानी कि लान वांगजी को वो अंकल बोलता है, खड़ूस सा बुड्ढा अंकल, जिसे सुनकर वो दोनों ही हँसने लग गए थे। विंग सब कुछ बता देता है कि उसने उसे डाँटा, और वो भी पेंटिंग बनाने पर। ये सुनकर वो लोग विंग को समझाते हैं कि वो तो है ही वैसा, उसकी बातों को ध्यान मत दो। तुम चलो ना खाना खाने, देख लो अगर तुम अभी नहीं खाए ना, तो कल सुबह तुम्हें खाना मिलेगा, फिर रात भर तुम भूखे रहोगे। बाहर का खाना अलाउड ही नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर भी कहते हैं, ऐसा है ना? अरे यार, मुझे उसका फेस नहीं देखना, मैं गुस्सा हूँ उनसे। ये सुनकर न्यूसन कहता है, मो उनके बातों पे ध्यान मत दो, वो तो ऐसी खड़ूस ही है, हमें भी उन्होंने कई बार डांटा है, बट हम तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। और वैसे भी राजकुमार लैंड का ना समझाने का यही तरीका है, बस थोड़े से कोल्ड है ना इसीलिए, बट वो दिल से बुरे नहीं। तुम पढ़ाई के टाइम में मस्ती कर रहे थे ना, इसलिए डांटा उन्होंने, बट तुमने भी तो गलती की है ना, पढ़ने के टाइम पे तुमने सच में ये काम किया है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया। बट तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? ये बोलकर वो विंग को समझाते हैं, विंग को मनाते हैं। फिर वो विंग को मना बुझा कर फिर चुलबुलाते हुए वो लोग खाना खाने आते हैं। विंग भी अपने दोस्तों के साथ खाने के टेबल पे बैठ जाता है, बट जैसे ही वो उसकी नज़र वांगजी पे पड़ती, उसका फिर से मुंह बन गया था। वो अपना फेस टर्न कर लेता है। वांगजी जैसे ही देखता है कि विंग कैसे उसे देखकर अपना मुंह बना रहा है, कैसे वो अपना मुंह ऐंठ रहा है, तो उसे हल्का सा बुरा फील होता है कि विंग उसे देखकर क्यों ऐसा मुंह बना रहा है, बट वो कुछ कह भी नहीं पाया। फिर वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। वांग जी विंग से बात करना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, बट उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि विंग तो अपने दोस्तों के साथ पहले ही निकल गया था। अब हमें अगले सुबह दिखाई जाती है। अगले सुबह विंग क्लासेस लेता है। क्लासेस लेने के बाद वो जैसे ही निकलने वाला था, वांग जी उसे रोक लेता है। ये देखकर विंग हल्का सा अपनी नाखून सिकोड़ लेता है, और वो मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे क्यों रोका? मैं तो एक पूरा लड़का हूँ ना, तो मेरे साथ क्यों बातें कर रहे हो? मत करो मुझसे बातें। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ बात करके आप भी बिगड़ जाओ, और वैसे भी मैं तो कमज़ोर हूँ ना, मुझे तो आप लोगों से, आप जैसे अच्छे कल्टीवेटर से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मत करो मुझसे बात। ये बोलकर विंग वहाँ से मुंह बना के जा रहा था, बट वांग जी उसे कहते हैं, आई एम सॉरी। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शॉक हो गया था। सॉरी? इसने अभी उसे सॉरी बोला? ये बोलकर अचानक ही विंग चुलबुलाते हुए वांग जी के पास आता है। वो उसके फेस को देखते हुए कहता है, रुको रुको रुको, मैंने ना गलत सुना अभी, मेरा कान खराब हो गया। ये बोलकर वो अपने कानों को हल्का सा रब करता है और कहता है, मुझे ढंग से सुनाई नहीं दिया, आपने कुछ कहा?
ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर वांग जी हल्का सा अपनी आंखों को उठाकर विंग को घूरता है, जिसे देखकर विंग भी अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है और कहता है मुझे तो पक्का यकीन था कि ये ना माफी वाफी सिर्फ नाम का है। ये बोलकर विंग फिर से वहां से जाने लगता है, बट वांग जी उसे रोकता है और कहता है मो माफ कर दो मुझे कल गुस्सा आ गया था क्योंकि तुम पढ़ाई की जगह ये सब मस्ती कर रहे थे, बट अब तुम्हें सच में सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर कोई नॉर्मल सा खेल खेलने नहीं बैठे हैं। हम एक कल्टीवेटर हैं, हमें डीमन से युद्ध करना पड़ता है, तो हमें सीरियस रहना पड़ेगा और तुम हमारे ग्रुप के सबसे कमज़ोर इंसान हो। तुम्हें तो डीमन के बारे में भी नहीं पता कि डीमन दिखते कैसे, उनके पावर के बारे में भी नहीं पता, तो तुम्हें सीखना होगा क्योंकि कुछ ही महीनों में हमारा कंपटीशन होने वाला है, कुछ ही दिनों में हमारा कंपटीशन होने वाला है और ये कंपटीशन भूल भी जाओ। हम एक कल्टीवेटर है, हमें डीमन का सामना हर रोज़ करना पड़ता है, तो तुम अगर ऐसी मस्ती करते रहोगे तो तुम डीमन के सामने क्या ही कर पाओगे। तुम तो चुटकी बजाते ही हार जाओगे। तुम चाहते हो कि तुम हार जाओ, अगर नहीं चाहते हो तो कम से कम मस्ती छोड़कर अपना पढ़ाई करो, ध्यान लगाओ इन सभी चीज़ों पे। समझ गए? ये सुनकर विंग एक पल के लिए वांग जी को देखता है। उसे बुरा तो फील हुआ था, बट वो वांग जी की बातों को भी समझता है कि वांग जी ने सही कहा है। उसे डीमन से लड़ना है तो कम से कम उसे सीखना तो पड़ेगा ही ना, मस्ती छोड़कर। पढ़ाई के टाइम उसे सिर्फ पढ़ाई करनी है। वो पहले इन सभी बातों को सीरियस नहीं ले रहा था, बट अब वांग जी की बातें सुनकर वो कहता है ओके, माफ़ कर दो मुझे भी, मैं भी पढ़ाई के टाइम में इधर-उधर कर रहा था, बट मुझे डाँटा मत करो, समझ गए? ये बोलकर विंग बहुत ही क्यूटली वांग जी को कहता है। वांग जी तो एक पल के लिए विंग को देखता रह गया था क्योंकि विंग की बातें इतनी प्यारी है कि सच में वांग जी का पूरा बॉडी ही, तन मन ही एक वाइब्रेशन में चला जाता है। वो विंग को मसल देना चाहता है। उसके अंदर ना जैसे ही विंग इतना क्यूट बनता है, उसके अंदर एक अलग सी आग पनप जाती है और उस आग को वो विंग के साथ बुझाना चाहता है, बट फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने वर्ल्ड से इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है और वो कहता है तो चलो लाइब्रेरी, तुम्हारा रूल भी कॉपी करना है। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है इतने सारे रूल है, अगर मैं रूल ही कॉपी करता रहूंगा तो मैं अपना प्रैक्टिस कब करूँगा? मुझे रूल कॉपी नहीं करना, मुझे तो अपना प्रैक्टिस करना है, तलवारबाजी चलानी, आर्चरी करनी है, बट बार-बार रूल। हाँ, ये बोलते हुए विंग अपना पैर पटकता है। वांग जी कहता है जल्द से जल्द तुम अपने रूल को कॉपी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें आर्चरी सिखाऊंगा और साथ में तलवारबाजी तुम्हें सीखनी है ना? ये सुनकर विंग अपना आंखें बड़ा कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो कहता है तो तुम मुझसे वादा करते हो कि मैं जब ये पूरा कंप्लीट कर लूँगा तुम मुझे पक्का आर्चरी और तलवारबाजी सिखाओगे? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है ये सुनकर विंग बड़ा ही एक्साइटेड हो गया था, वो तो उछल ही पड़ा था। विंग कहता है ओके ओके, तो चलो ना चलते हैं क्योंकि रूल कॉपी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, चलो। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था क्योंकि आज से पहले उसके घर के, उसकी फैमिली के अलावा किसी और ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसे नहीं पकड़ा था, बट विंग ने उसे पकड़ा, वो उसे खींचते हुए ले जाता है। वांग जी तो बस विंग और अपना हाथ ही देखता रह गया था। वहीं सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि विंग वांग जी को लेकर दौड़ रहा था, वांग जी दौड़ रहा था, ये देखकर सब शॉक थे। वहीं वांग जी भी कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसका नज़र तो बस विंग और उसके हाथों पर ही था। कुछ ही टाइम में वो लोग लाइब्रेरी में पहुँच कर विंग वांग जी को डेस्क पे बैठा देता है और कहता है आप मुझे देखते रहना, ओके, मैं अपना रूल कॉपी करूँगा, उसके बाद आप मुझे आर्चरी सिखाना और तलवारबाजी। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। फिर विंग बहुत ही प्यार से अपनी किताबों को खोलता है और वो रूल को कॉपी करने लगता है। बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से वो अपने रूल को कॉपी कर रहा था, बहुत ही लगन से। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। चलो, कम से कम अब विंग थोड़ा सा तो अपने काम में फोकस कर रहा है, यही सोच कर वांग जी मुस्कुराता है। बट कुछ ही टाइम में, या कहूँ तो आधा एक घंटे में, विंग
जब हाई लेने लगता है और उसका हाथ दर्द हो गया था, इसीलिए वो अंगड़ाई भी ले रहा था। वांग जी की नज़र फिर से विंग पे जाती है। विंग पाउड बना लेता है। वांग जी कहते हैं मो काम करो अपना। ये सुनकर विंग फिर से पाउडर बनाता है और वो मुंह बनाते हुए फिर से काम करना स्टार्ट करता है। बट फिर से आधा घंटा के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपने काम में बिजी हो गया था, इसीलिए विंग को लगा कि शायद तक वांग जी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होगा। यही सोचकर वो धीरे से उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे हल्का सा आई लुक देता है और कहता है कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है नहीं नहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस मेरे पैर में हल्का सा सूजन आ गया था ना, तो बस हिला रहा था। ये बोलकर वो फिर से अपना लिखना स्टार्ट करता है। वहीं वांग जी विंग को देखता है और फिर से अपना काम करना स्टार्ट करता है। फिर से वांग जी अपने काम में बिजी हो गया था। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है। विंग वांग जी के बहुत करीब आ गया था। वांग जी फिर से अपनी आंखें उठाता है तो उसके बहुत करीब विंग था। विंग को देखकर वांग जी के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई थी। वांग जी कहते हैं तुम यहाँ। ये सुनकर विंग कहता है मैं मैं बोल रहा था कि मैंने ना 5 बार रूल को कॉपी कर लिया है, बट ना अब मेरे हाथ दुख रहे हैं। अगर मैं यही करता रहूँगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाऊँगा। देखो ना मेरा हाथ। ये बोलकर विंग वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वो कहता है देखो ना मेरे हाथ कितने ज़्यादा रेड रेड हो गए हैं। प्लीज़ ना अभी मेरे पे रहम दिखा दो। हम लोग बाद में करेंगे, एक ही दिन थोड़ी ना कर सकते हैं इतने सारे। तो प्लीज़ प्लीज़ हम बाद में करते हैं। तुम बोल रहे थे ना कि तुम मुझे आर्चरी और तलवारबाजी सिखाओगे, तो मैं क्या कहता हूँ हम लोग ना दोनों एक साथ करते हैं। मैं हर दिन ये 10-10 बार लिखूँगा, उसके बाद तुम मुझे आर्चरी और तलवारबाजी सिखाना, फिर शाम को फिर से मैं लिखूँगा। क्यों, ये ठीक है ना? प्लीज़। ये बोलकर विंग वांग जी को मक्खन लगाने लगता है, बहुत ही क्यूट फेस बनाकर। वांग जी जो विंग के क्यूटनेस से मरे जा रहा था, वो विंग को देखे जा रहा था। विंग कैसे अपने फोटो को प्राउड बना रहा था, कैसे अपने पपी से आइस को वांग जी को दिखा रहा था। ये देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, यहाँ तक कि वांग जी का लिटिल ड्रैगन भी वेकअप होने लग गया था। वांग जी जब ये सोचता है कि उसका लिटिल सा ड्रैगन वेकअप हो रहा है, वांग जी जल्दी से अपनी नज़रों को विंग से हटा देता है और कहता है "हम्म, ठीक ठीक है, बट तुम अपनी जगह पे जाओ पहले।" ये सुनकर विंग कहता है प्लीज़ ना। ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है, मैंने बोला ना, तुम पहले 10 बार अपना कंप्लीट करो, फिर हम लोग जाएंगे, ओके। ये सुनकर विंग कहता है पक्का। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ पक्का, पहले तुम कंप्लीट करो। ये सुनकर विंग कहता है ओके। फिर क्या, विंग अपने किताबों के पास फिर से चला गया था और फिर से वो अपने रूल्स को कॉपी करने लग गया था। वही वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है। बाप रे, ये उसके साथ क्या हो रहा है। वांग जी अपने आप को शांत करता है, बट उससे वो शांत हो ही नहीं रहा था, इसीलिए वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका लिटिल सा ड्रैगन वेकअप हो चुका था। अभी उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसमें। वांग जी वहाँ से उठकर जाने लगता है। विंग कहता है कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है तुम अपना काम करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वांग जी वहाँ से तुरंत ही वॉशरूम के लिए भाग जाता है, क्योंकि ऐसे तो शांत होने वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वांग जी ने ट्राई किया बट उससे हुआ नहीं। वांग जी वॉशरूम जाता है। वांग जी पहले अपने आप को क्लीन करता है। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, बट उससे हो ही नहीं रहा था, इसीलिए वो अपने हाथों को टच करने लगता है, हाथों से टच करने लगता है। वांग जी जैसे उसमें अपने हाथों को रखता है, एक गहरी सी सांस करता है। उसकी एक गहरी सी सांस निकलती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो धीरे धीरे से उसे रब करने लगता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करी थी, जिस वजह से उसकी आंखों के सामने विंग का फेस आने लगता है। वांग जी विंग को याद करते हुए कहते हैं मोह। ये बोलकर वो अपने आप को रब किए जाता बहुत ज़्यादा फास्टली। वहीं विंग जो अपने किताबों में बिजी था, अचानक ही उसे ना
आवाज़ आती है, धीरे धीरे ही सही बट आवाज़ आई थी, मो मो ये बोलते हुए। विंग पहले कंफ्यूज था कि कोई उसे बुला रहा है क्या, बट बार बार जब उसने अपने नाम को सुना, क्योंकि विंग ने तो अपना नाम सबको मो ही बताया है ना, इसीलिए उसे लगा कि शायद तक कोई उसे बुला रहा होगा। इसीलिए विंग खड़ा हो जाता है कि कौन उसे बुला रहा है ये देखने के लिए। विंग चारों तरफ देखता है बट कोई नहीं था। धीरे धीरे विंग उस आवाज़ का पीछा करने लगता है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। विंग धीरे धीरे करके वॉशरूम के पास, यानी कि लाइब्रेरी के पास भी एक वॉशरूम बना हुआ था, विंग उस वॉशरूम के पास जाता है। विंग को लग रहा था कि ये आवाज़ ना अंदर से ही आ रही है। विंग उस गेट को खोलने ही वाला था कि अचानक ही अंदर से गेट खुल जाता है। विंग तो शॉक ही हो गया था क्योंकि उसके अंदर वांग जी था। वांग जी विंग को देखकर डर गया था। वो कहता, तुम? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे लगा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। क्या आप बुला रहे थे मुझे? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं क्यों तुम्हें बुलाऊंगा? तुम्हें गलतफहमी हुई है। और तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपना किताबें लो और रूल को कॉपी करो। जब तक तुम 10 टाइम्स नहीं कंप्लीट करोगे तब तक मैं तुम्हें आर्चरी और तलवारबाजी नहीं सिखाऊंगा। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है, ठीक है ना, धमकी क्यों देते हो? मैं तो बस मेरे नाम को ही बुला रहा था तो मैं बस यहाँ आ गया हूँ। खड़ूस कहीं का, ये बोलकर विंग फिर से चला गया था। वांग जी गहरी से साय करता है और कहता है, मैं तो आज पकड़ा ही जाने वाला था। और वांग जी क्या कर रहे हो तुम? ये बोलकर वो अपने सर पे हल्का सा मारता है और कहता है, मैं इतना ज़्यादा हनी कैसे हो सकता हूँ, और वो भी इसके लिए? ये बोलकर वांग जी विंग को देखता है जो वहाँ से मटकते हुए जा रहा था। जब वांग जी की नज़र विंग के बम पे पड़ती है तो उसका गला फिर से सूखने लग गया था। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है, अपने सर को शेक करता है और कहता है, ओह नान वांग जी, तुम सच में फॉरवर्ड हो गए हो। ये बोलकर वो अपने सर पे हल्का सा मारता है और फिर वो अपने आप को शांत करता है और फिर वो वहाँ से विंग के पास आता है और कहता है, तुम तुम कंप्लीट करो, मैं आता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो? राजकुमार सिजन ने तो आपको मेरे ऊपर निगरानी करने बोला है ना? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, मैंने जितना कहा है उतना करो ना, चुपचाप करो कंप्लीट, मैं आता हूँ कुछ टाइम में। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है, हर बार चिल्लाते रहते हो। ये बोलकर विंग फिर से अपना काम करने लग गया था। वहीं वांग जी बाहर जाता है क्योंकि उसको ना हवा लेना था, हल्का सा शांति चाहिए था, क्योंकि उसे विंग से दूर रहना था अभी। उसकी बॉडी अलग सी गर्म फील कर रही थी अभी। अगर वो विंग के पास अभी और रहता ना, सच में उसकी हालत ख़राब हो जाती। इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है और उसके कुछ टाइम के बाद ही वो अंदर आता है लाइब्रेरी में। वो विंग से पूछता है, क्या तुमने कर लिया? ये सुनकर विंग चहकते हुए बताता है कि हाँ, हो गया। अब मुझे तलवारबाजी और आर्चरी सिखाओ। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, बट तुम बहुत टाइम से लिख रहे हो, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना, ओके? ये बोलकर वो विंग को समझा कर वहाँ से चला जाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वांग जी उसे सिखाने वाला था। लान वांग जी जो सबसे पावरफुल अल्फा है, वो उसे सिखाएगा तो विंग का पावर कितना होगा, यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और फिर वो जल्दी जल्दी से अपने रूम में जाता है, अपने आप को फ्रेश अप करता है। फ्रेश अप करने के बाद वो दोपहर का खाना खाने जाता है। खाना खाने के बाद वो तुरंत ही वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी जो अभी अभी अपने रूम से बाहर निकल रहा था, विंग चहकते हुए उसके पास आता है और कहता है, हो गया, अब हम चले? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम बड़े जल्दी आ गए। ये सुनकर विंग कहता है, कहाँ जल्दी हुआ है, कितना टाइम हो गया है, चलो ना, मुझे जल्दी सिखाओ ना। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग के फेस में एक्साइटमेंट देख पा रहा था कि वो ये सब सीखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। हाँ, विंग को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट उसे आर्चरी और तलवारबाजी सीखना बहुत पसंद है। उसे ये सब चलाने में बहुत मज़ा आता है, बट उसे कभी चलाने को मिला ही नहीं क्योंकि वो ओमेगा जो है
ओमेगा को ये सब करना थोड़ी ना अलाउ है, इसीलिए वो रूम में रहता था और रूम में ये सब करता था। बट आज वो सबके सामने तलवारबाजी चलाएगा, सबके सामने वो आर्चरी परफॉर्म करेगा। विंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। विंग का फेस ही उतना, मतलब विंग के फेस में वो एक्साइटमेंट पता चल रही है वांग जी को। वांग जी कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ये सुनकर विंग कहता है हाँ, क्योंकि ये मेरा पहली बार है, मैं ये सब करूँगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं पहली बार। ये सुनकर विंग थोड़ा-सा हिचक गया था। वो कहता है वो ना मैंने बताया था ना कि मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। वो मुझे कभी भी ये सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उनका लौता हूँ ना, एकलौता हूँ। इसीलिए ये मेरी पहली बार है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी शाय करता है और कहता है ठीक है, चलो। ये बोलकर वो फिर मैदान पे आता है और फिर वो विंग को तलवारबाजी चलाना सिखाता है। और यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है।